नमस्कार। बाअदब के साथ मैं अरुण अस्थाना। हम सारे लोग पिछले 4 महीने से कोरोना की महामारी झेल रहे हैं, लेकिन इस बीच हुआ क्या है कि हमने एक बहुत सारी चीज़ें नई करनी शुरू की हैं, बहुत सारी हमारी नई आदतें पड़ चुकी हैं। इसमें से एक बहुत बड़ी आदत जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण आदत है, वो है कैश का लेन देन कम होना। हमारे डिजिटल पेमेंट्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जालसाजी की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अक्सर खबरें आ रही हैं कि लोगों के अकाउंट से पैसे निकल गए, किसी के डिजिटल ट्रांसफ़र पैसे जो उन्होंने किसी को कहीं किए थे वो कहीं के कहीं चले गए, या उनको पता भी नहीं चला और उनके अकाउंट से पैसे निकलते रहे धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके। तो जालसाजी की हरकतें बढ़ रही हैं और आज बाअदब में हम इसी पर बात करेंगे कि हम कैसे अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें। और इस बारे में हम बात करेंगे प्रदीप गुप्ता जी से। प्रदीप गुप्ता जी जो है भारतीय स्टेट बैंक में सहायक महाप्रबंधक रहे हैं मुंबई के उनके हेडक्वार्टर्स में। इसके अलावा वो जो है अमेरिका की इंटरनेट सोसाइटी के उनका एक ग्रुप है जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, उसके ग्लोबल वाइस चेयरमैन हैं। तो वो एक तरह से जो बैंकिंग और फिनेंशियल मामलों में जो साइबर सिक्योरिटी होती है उस पर उनका खासा दखल है और बैंकर तो वो हैं ही, तो उनसे बात करेंगे। लेकिन उनसे बात करने से पहले कुछ आंकड़ों पर एक नज़र ज़रूर डाल दी जाए ताकि ये पता चले कि कितना ज़रूरी है ये आज की बातचीत। डेबिट कार्ड के मामलों में भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर 81 करोड़ से ऊपर, 81.5 करोड़ से ऊपर डेबिट कार्ड यूज़ होते हैं। क्रेडिट कार्ड लगभग 5.5 करोड़ हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो है पिछले 2-1 सालों में ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा लेन देन जो है, और छोटा लेन देन हो चाहे बड़ा लेन देन हो, वो यूपीआई इंस्ट्रूमेंट्स पे हो रहा है। यूपीआई का मतलब है कि जैसे पेटीएम है, ओला मनी है, एयरटेल के ऐप्स हैं, गूगल पे है, भीम है, फ़ोन पे है। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर बहुत तेज़ी से पेमेंट्स बढ़े हैं और सिर्फ 2019 में इन पेमेंट्स का नंबर था 1080 करोड़। 1080 करोड़ बार इन ऐप्स पे या इन प्लेटफॉर्म्स पे पेमेंट्स हुए। और अब जब से कोरोना की महामारी शुरू हुई है, जब से हम घरों में बंद हुए हैं, जब से हमने नगद पैसे को हाथ लगाने में ख़तरा महसूस करना शुरू किया है, तब से ये नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं। और एक स्टडी जो अभी चल रही है जिसके नंबर्स तो आ गए हैं लेकिन अभी उस पर एनालिसिस बाकी है, उसके हिसाब से जो है ये पेमेंट्स पिछले 3-4 महीनों में डबल के आसपास पहुँच गए हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जैसे जैसे ये पेमेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जालसाजी की घटनाएँ भी बहुत बढ़ रही हैं। और इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 70% से ज़्यादा अपना ट्रांजैक्शन वो डिजिटली करते हैं। पीछे एक बड़े शहरों की एक स्टडी हुई जिसमें बताया गया कि 32% से ज़्यादा इंडियंस ऐसे हैं जो 70% से ज़्यादा अपने सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम लोग एक आम डिजिटल यूज़र के तौर पर अपनी मेहनत की कमाई को कैसे सुरक्षित रखें और जानें कि जो ये जालसाज हैं ये कैसे कैसे तिकड़म लड़ाते हैं। और इन सब के पर बात करने के लिए चलते हैं प्रदीप गुप्ता जी के पास में। प्रदीप जी, बाअदब में आपका स्वागत है। कि देखा ये गया है कि इधर एकदम से डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर के जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं, जो जालसाजी है, वो बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। और मतलब ये तो 1 महीने पहले तो हालांकि आरबीआई तक ने कह दिया था कि, और बैंकों को इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे, आपको मालूम होगा कि इसमें जो है थोड़ी सावधानी बरती जाए, और एक पब्लिक नोटिस, एक पब्लिक वार्निंग भी आई थी, बाहर बैंकों की तरफ से भी आई थी। तो ये कोरोना काल में ऐसा क्या हो गया? सिर्फ ट्रांजैक्शंस बढ़ गए इसलिए हुआ या और भी वजह हैं इसकी? अरुण जी, ये आप मान के चलिए कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का नंबर बहुत बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि इसी एपिडेमिक ने बहुत सारे लोगों के रोजगार छीन लिए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर।
तो लगभग कुछ ऐसा ही हो रहा है कि लोग घर में बैठे हैं। आपने शायद सुना भी होगा कि अभी कुछ बेरोजगार लोगों ने स्टेट बैंक की एक ये फ्रॉडलेंट ब्रांच खोल ली है तमिलनाडु के अंदर। जी, चेन्नई में। चेन्नई में, जी हाँ। तो हाँ। लेकिन वो पकड़े इसलिए गए क्योंकि लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था कि ये बैंक के लोग जो है बड़े विनम्र हैं। तो सच सच बात ये है कि अब हम या आप जो है एक ऐसे सामान्य जो ग्राहक हैं, जो लोग इंटरनेट के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं सर, ये हमारा अपना भी ये उत्तरदायित्व दरअसल में देखा जाए तो बढ़ गया है कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अभी भी ईमानदारी की बात मैं कर रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या पुलिस है या और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक कि हम और आप अपने ट्रांजैक्शंस के बारे में सजग ना हो। हम लोगों को खुद अपने आप में जो है सबसे पहले जो है अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक वजह इसकी ये भी है कि बहुत सारे लोग जो डिजिटल पेमेंट करने में अचानक आजकल काफ़ी बढ़ चढ़कर डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, उनके साथ दिक्कत ये है कि उन्होंने पहले नहीं किया था और चूँकि उनके शुरुआती इस तरह के लेन-देन है, इसलिए उनके बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रखें। ये एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बरसों से या कम से कम पिछले 4-6 वर्षों से लगातार डिजिटल इकोनॉमी में जी रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन। लोगों ने किराना की दुकानों में जाकर सामान खरीदना बंद कर दिया है, सारा कुछ जो है रात को ऑर्डर करते हैं, सुबह घर आता है, खाना भी ऑनलाइन बनाने लगे हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग तो खूब हो रही है, लेकिन इसके साथ-साथ में ये बात भी बार-बार सामने आती है गुप्ता जी कि बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो आपने अपने अकाउंट के बारे में, अपने कार्ड के बारे में वहाँ पे दिया है, वो बहुत सुरक्षित नहीं है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या हो जाता है। तो एक ये वजह इससे बचने के लिए जो है हमको क्या करना चाहिए? देखिए सर, ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है या जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, समझ लीजिए बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप घर से कार लेके निकलते हैं ड्राइव करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको सही रास्ते पे चलना है। वो तो आपको तो अपने नियम कायदा कानून का पालन करना ही करना है। साथ में यह आपके जो बाय द वे कार में 2 साइड मिरर्स लगे होते हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि कोई आपको साइड से ठोक ना जाए। तो बात यह है कि आप सब काम सही कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उसके बावजूद आपको जो है मतलब आपका सारा का सारा लेन-देन सुरक्षित रहेगा। अब मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। कई लोगों ने मुझे पिछले 15 दिन में कई 7-8 लोगों ने फ़ोन किया, बोले साहब ऐसा है कि हम एटीएम से विथड्रॉल करने के लिए गए थे और उसके बाद में ये हमारे खातों से अचानक ये ₹50, ₹100 या ₹500 निकलने लगे। तो सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो एक बार ट्रांज़ैक्शन कराए उसके बाद में ध्यान भी नहीं देते कि 50-100 का कोई लेन-देन। कई बार तो अगर उनके पास स्टेटमेंट भी आता है तो वो समझते हैं कि शायद ये कोई बैंक ने चार्ज लगा लिया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक आपके दर्शकों के लिए एक सुझाव देता हूँ कि जी। जब भी कभी वो जो है किसी एटीएम मशीन पे जाएँ, तो ये देख लें कई बार कि कोई तार-वार तो नहीं लटका हुआ है जहाँ पर वो ये कार्ड का स्लॉट होता है। क्या होता है कि यह जो फ्रॉडलेंट लोग हैं, वो कहीं आस-पास में खड़े होते हैं और वो जो है जो आरएफसी डिवाइसेस होती है उसके ज़रिए जो है वो उन्होंने उसके ऊपर एक इनविजिबल कैमरा लगाया हुआ धागे के ऊपर, और वहाँ से वो आपके कार्ड की सारी चीज़ें जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है वही पूरा खेल है, उसको क्लोन कर लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब आप अपना ट्रांज़ैक्शन यह पूरा करते हैं, तो उसके बाद में ख़्याल कीजिए कि वो जब तक थैंक यू मैसेज नहीं आए, तब तक आप जो है सुरक्षित नहीं हैं। कई बार क्या होता है कि जो है आजकल कार्ड क्लोनिंग की जो डिवाइसेज़ हैं बहुत आसान हो गई हैं और वो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। तो यह जो कई एटीएम मशीन्स हैं उसके अंदर ये फीचर होता है एक सिक्योरिटी का कि जैसे ही आप कार्ड या स्लॉट में डालते हैं, तो वो एक आपसे सवाल पूछता है
कि भाई जो है मतलब यह आप यह डिजिट टाइप कीजिए। अगर वो डिजिट प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है उनके स्क्रीन के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर यह क्लोनिंग नहीं हो रहा। नहीं, यह बहुत अच्छी बात आपने कही और इसमें मैं एक चीज और आपसे जोड़ना चाहूंगा और बताना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा। मेरे साथ खुद मेरी पत्नी के साथ एक हादसा हुआ थोड़े दिनों पहले। उनके कार्ड से अचानक जो है पैसे निकल गए। मालूम चला कि कार्ड की क्लोनिंग हुई थी। अच्छा, उन्होंने बहुत दिनों से उस कार्ड को एटीएम में यूज नहीं किया था, तब भी क्लोनिंग हुई। तो इसका मतलब यह है कि जो दुकानों पे उन्होंने कहीं कार्ड दिया होगा या कहीं पे जो है जो जिसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं, पीओएस मशीन, उसमें जी कहीं जी। कोई घर पे लेके आया हो सामान और उसको काट दिया हो, तो इससे भी बचने की बहुत सख्त जरूरत है मुझे लगता है। इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि यहाँ तो कार्ड आपको देना ही देना है किसी के हाथ में। तो सर ऐसा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काफ़ी जो डेवलप्ड देश हैं वहाँ पर एक कानून पास किया है कि आप अपना कार्ड जो है किसी भी वेंडर को पास ऑन नहीं करेंगे। हाँ, खुद लगाएंगे खुद वापस ले हाँ, लेंगे। तो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जो थोड़े थोड़े नए रईस लोग हैं, वो जब रेस्टोरेंट में जाते हैं 4-5 फ्रेंड मिलके, तो जैसे ही वो वेटर आता है तो जो है वो जो है बिल के साथ में वो अपने कार्ड जो है रख देते हैं, और जो है वो वेटर जाता है, वो जो है अपनी मशीन के ऊपर स्वाइप करता है और उसके बाद में लाके दे देता है। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये काम नहीं करना है। इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। मैं आपको आप एक रोक रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पिन भी बता देते हैं कि भाई ये पिन है, अपना कर लेना। जी जी। तो वो पिन वाला जो मुद्दा है वो तो सेकेंडरी है। मेरा आपसे ये सुझाव रहेगा आपके दर्शकों के लिए कि कभी भी अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएं या कहीं ऐसी जगह जाएं जहां पर जो है आपको बिल ला के दिया जाता है और वो जो है इंसिस्ट करता है सर मैं आपका पेमेंट करा के, तो आप स्वयं जाइए, जो पॉस मशीन है उसके ऊपर आप खुद जो है उसको जाके स्वाइप कीजिए। तो पहला तो जो है आपको सावधानी बरतनी है वो ये है। दूसरी बात ये है, जो आपने पिन की बात उठाई, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली बात ये है कि कार्ड के पीछे जो आपका जो एक सिक्योरिटी फीचर है वो पिन है। वो पिन तो दरअसल में देखा जाए तो आपको अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। वही आपकी चाबी है जो आपके हाथ में है और आप किसी को मत पकड़ाइए। तो बैंकों की बात दूसरी है, क्योंकि बैंकों में आपका अकाउंट होता है, वो आपके साथ एक रिलेशनशिप होती है उनकी, और जिस पे जो है वो कार्ड आपको जारी करता है और आपको स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। कोई दिक्कत होती है तो आप बैंक की ब्रांच में भी जा सकते हो, बात कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे जो है आज की तारीख में जो, और हालांकि हुआ ये है कि इधर पिछले एक जो 4 महीने जो कोरोना वाला टाइम है, इसमें और इससे थोड़ा पहले से यूपीआई पेमेंट्स का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहा यह जाता है कि इन सब के पास आप अपनी पूरी जानकारी देते हो, आपकी आइडेंटिटी को खतरा है, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट एक बहुत बड़ा मसला है। तो क्या ऐसा है? अरुण जी, जी। आपने ये मुद्दा जो है बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए क्या है कि कई बार मुझे ये महसूस होता है कि ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रमोट करने की जो सरकारी मुहिम है, सच में अच्छी है, लेकिन उसके साथ-साथ जो हमारा जो डिजिटल कस्टमर है, उसको प्रशिक्षित करने का काम नहीं किया गया। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कोई भी वेबसाइट जो होती है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाली होती है, जी। कितने लोगों को ये बात पता है कि उस साइट के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए जिस साइट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में उसके जो है एड्रेस के साथ एक ताले का निशान और सिक्योर शब्द ना हो। जी। तो पहली बात तो ये है कि जिस कंपनी की वेबसाइट में HTTP शब्द जुड़े हुए नहीं हों, तो वहां पर आपका डेटा कभी भी सुरक्षित नहीं होगा। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि जो है कई सरकारी साइट्स जो हैं वो उनके ऊपर भी ताला नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो है इस बारे में पूरी तरह से जो है मतलब मैं क्या कहूँ कि पूरी तरह से जो है ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि वो साइट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए सुरक्षित है या नहीं। जी, ये बताइए कि लेकिन अपनी आइडेंटिटी थेफ्ट से बचने के लिए क्या किया जाए? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कितना डेटा दें, किस हद तक
डेटा दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शंस के लिए अब अलीबाबा तो खैर छोड़ दीजिए उसकी बात, लेकिन बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स है, बहुत सारी ऐसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हम कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर कोई दिक्कत होती है तो। जी जी। तो तो सर उस मेरा ये कहना है, सबसे पहले जो है आपको अपने ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि लगाम लगाने का क्या मतलब है? अब ऐसा है कि जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, हम और आप में से कितने लोगों ने वहाँ पे क्या-क्या अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो जो है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आपने जी अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, आपने उसके ऊपर अपनी जो है कहाँ रहते हैं पूरा एड्रेस भी लिखा हुआ है। उसके ऊपर मैं देखता हूँ कई बार जो है फेसबुक वगैरह के ऊपर जब बातचीत होती है तो लोग अपना मोबाइल नंबर भी दे देते हैं। हाँ, फोन तो नंबर भी डाल देते सर आप ये देखिए, जो अब वो आप बता रहे थे ना कि लोग जो पेंडेमिक सिचुएशन में घर पे खाली बैठे हुए हैं और सोचते हैं अब कुछ कमाई का धंधा नहीं है तो अपन लोग यही करते हैं, तो वो ऐसे लोगों को वॉच करते रहते हैं कि जिनके सोशल मीडिया साइट के ऊपर जो है उनके अकाउंट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो। तो गुप्ता जी, आप जो है वो चूंकि अमेरिका की इंटरनेट सोसाइटी के रूरल डेवलपमेंट वाले स्पेशल ग्रुप के ग्लोबल वाइस चेयरमैन है, तो आपको ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में काफी कुछ मालूम होगा। इंडिया में तो स्थितियां डिफरेंट है, लेकिन क्या आपको लगता है और क्या आपकी सूचनाएं हैं और क्या आपकी जानकारियां हैं कि ग्लोबली जो है इस तरह के फ्रॉड से या इस तरह के जो हादसे होते रहते हैं उससे बचने के लिए फिनटेक कंपनियां या बैंकिंग और ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं? आपका ये सवाल है बहुत ही सामायिक है। दरअसल में क्या है कि ये जो है जो लिटरेसी है, खाली जो है यूनिवर्सिटी की लिटरेसी अब काफ़ी नहीं है। अभी मुझे लगता है कि डिजिटल लिटरेसी भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये देखा है कि मैं तो सब घूमता रहता हूँ देश प्रदेश में, तो जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, वो लोग जो है अपने सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। और आप ये वेब पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारे बैंक है जैसे स्टैंड चार्ट बैंक है, सिटी बैंक है, इन सब लोगों ने अपने कस्टमर्स के लिए जो है सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस के पेजेस क्रिएट किए हुए हैं। तो वो जो है अवेयरनेस सर कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और मैं तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब आप किसी बैंक के अंदर अपना खाता खोलने के लिए जाते हैं तो ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि वो जो आपका कस्टमर रिलेशन ऑफिसर है, वो जो है जब खाता खोल रहा है तो आपको जो है एक छोटा सा जो है ब्रीफ इस बारे में भी दे कि आपको व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू। हाँ, लेकिन आप कुछ ट्रेंड्स बताइएंगे कि कैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे किस तरह से एक लिटरेसी तो एक चीज हो गई, उसके अलावा उसको इंश्योर करने के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट ना हो, इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए। अरुण जी देखिए, अगर आप सच पूछें तो बहुत ज्यादा कहीं नहीं हो रहा, आप अच्छा। आश्चर्य करेंगे, बहुत ज्यादा कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन सरकारें सचेत हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि सरकार ने ही ये कहा हुआ है कई देशों में कि जो है आप कोई व्यक्ति आपका जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपसे मांग नहीं सकता किसी भी पॉइंट ऑफ सेल में। आप अपना जो कार्ड है कॉस्ट पे अपने आप ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की अवेयरनेस की भी जरूरत है। और इस तरह का अगर कोई छोटा मोटा लेजिस्लेशन भी आता है तो अच्छी बात है, लोगों को इससे जागरूकता मिलेगी। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक चीज है। पता नहीं आप कभी उसका शिकार हुए या नहीं। अचानक आपको एक फोन आता है, आप जो है अपने लैपटॉप पे हैं, उसको पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि आप अपने लैपटॉप पे हैं। तो वो फोन आएगा, वो कहेगा कि देखिए आप जिस लैपटॉप पे बैठे हुए हैं ये लैपटॉप जो है हैक कर लिया गया है। आप घबरा जाएंगे। तो आप उससे पूछेंगे भाई आप कौन बोल रहे हैं, तो कहेंगे ज़्यादातर जो है मतलब उनको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम है, आई एम एन ऑफिशियल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो आप इमीडिएटली कहेंगे भैया अच्छा ये बताइए कि इसको ये कैसे बचाएं अपने डेटा को। तो वो कहता है कि बहुत सिंपल है, आप इसकी रिमोट एक्सेस मेरे को दे दीजिए, बस
आप जो है घबराए हुए तो हैं, आप अपने जो है लैपटॉप की जो है रिमोट एक्सेस उसको दे देंगे और वो उसके अंदर जितना भी जो है सिक्योरिटी डेटा है सब उड़ा के ले जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो आपके पास जो कॉल्स आती हैं इस किस्म की, कई बार तो ये भी कहते हैं एक फ़ोन आएगा, मैं आपका इनकम टैक्स ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपका जो है रिफंड है वो हमको जारी करना है, तो ज़रा आप ऐसा कीजिए, अपना एक तो पैन कार्ड नंबर बता दीजिए और अपना जी और जो है अपना पासवर्ड बता दीजिए, तो हम आपका जो है विदिन 3 डेज जो है वो जो है रिफंड भेज देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो साहब ये चोर सिपाही वाला खेल है। तो जो है मतलब कभी चोर जो है मतलब आपको दगा दे देगा, कभी जो है सिपाही उसको पकड़ लेगा, लेकिन हमको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की जो कॉन कॉल्स हैं उसको, अगर आपको नहीं समझ, हड़बड़ी में कोई काम मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वाकई में, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इनकम टैक्स के नाम से आदमी वैसे ही उसका पेशाब निकल जाता है, तो जो है अगर आपको डर भी लग रहा है, एक बार मेहरबानी से अपने किसी खास दोस्त से बात कर लीजिए कि भाई मेरे को एक IRS की कॉल आई थी ऐसे ऐसे, तो वो भी कहेगा अरे यार मेरे को भी आई थी, लेकिन ये कुछ है नहीं, ये जो है कुछ कौन कॉल है। तो ये मैं आपको एक अपना उदाहरण बताता हूँ। ऐसा हुआ कि मेरे को एक साहब ने फोन किया, मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ, दुर्भाग्य से उसको ये नहीं पता होगा कि मैं स्टेट बैंक का ही कर्मचारी हूँ। मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ, हमने आपके डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया है और आगे आने वाले समय में आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप घबरा जाएंगे, आप कहेंगे भाई साहब ये बताइए कि मुझे क्या करना है। तो वो कहेगा भाई ऐसा है कि वो अपना जरा कार्ड निकालिए आप और जरा उसके पीछे जो 3 डिजिट हैं वो हमें बता दीजिए, हम अभी उसको रीसेट करवा देंगे। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई तुम किसी गलत व्यक्ति को आपने कॉल कर लिया है, मैं तो CBI के अंदर जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट हूँ। तो उसने फोन रख दिया। तो बात यह है कि कितने लोगों को ये बात पता है कि भाई इस तरह की जो कॉन कॉल्स आती हैं उससे घबराना नहीं है, और अगर वो कोई व्यक्ति आपकी कोई वाइटल इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो थोड़ा पॉज लीजिए। अगर आप 5, 10, 15 मिनट का पॉज ले लेंगे तो आसमान गिरने वाला नहीं है, इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर नहीं आने वाला है, या कोई CBI वाला आपके घर में नहीं आने वाला है। और अगर आप अपने यह अकाउंट को लेकर, अपनी सिक्योरिटी को लेकर अगर थोड़े से जागरूक हैं तो आसानी से चूना लगेगा नहीं। तो जैसा आपने देखा और गुप्ता जी से सुना कि सबसे ज़रूरी है हमें खुद सावधान होना। अपनी लापरवाही या कहना चाहिए कि हमारा आलस, इन सबको हमें एक किनारे रख करके, अगर पैसे का मसला है भाई साहब, अपने पैसे का हमें ख्याल करना पड़ेगा, और शान बघारना इन सब की जगह थोड़ा चौकन्ना हो जाइए, और छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस पर भी गौर करना ज़रूरी है। आपके अकाउंट से किसी दिन 10 रुपये निकलते हैं, किसी दिन 1 रुपये निकलते हैं, किसी दिन 50 रुपये निकलते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जालसाज पहले टेस्ट करते हैं छोटे छोटे पैसे निकाल कर। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो उनको ये भी पता चल जाता है कि आपको परवाह नहीं है, और फिर वो किसी दिन एक बड़ा हाथ मार सकते हैं। तो सावधान होइए, चौकन्ने रहिए और अपनी मेहनत की कमाई बचाए रखिए। इसी के साथ नमस्कार।